दीप्ति नई नवेली बहू बनकर अपने ससुराल में आती है। रात को पूरा परिवार थकान से सो रहा था। अचानक दीप्ति की आंखें खुलती है और वो किचन की ओर जाती है। तभी दीप्ति की नजर एक लंबे हाथों पर जाती है जो कि उसकी सास के कमरे से होकर आ रहा था। यह देख दीप्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां से भागकर उसका पति विहान और सास कुसुम आते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? कोई सपना देखा क्या तुमने डरावना? विहान, मैंने रसोई में किसी के लंबे हाथ देखे और वे हाथ किसी चुड़ैल के हाथ से कम नहीं नजर आ रहे थे। इतने लंबे हाथ किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। मुझे डर लग रहा है। विहान, समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। अरे बाबू, तू डर मत। तेरा इस घर में पहला दिन है और शायद जगह चेंज होने की वजह से ना तुझे ऐसे सपने आए होंगे। कभी कभार ऐसा बुरा सपना आ जाता है और फिर वही हमें आसपास दिखाई देने लगता है। नहीं माँ जी, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मुझे तो प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए आई और अचानक से मैंने लंबे लंबे हाथों को देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जी, मुझे लगता है इस घर में कोई चुड़ैल रहती है। बच्चों वाली बात मत करो। तुम्हारे मन का वहम है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा या फिर किसी की परछाई देखी होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि वो किसी का लंबा हाथ है। अब ये सारी बातें बंद करो और पानी पियो और कमरे में चलो। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। बहू, बिल्कुल विहान सही कह रहा है। जब जगह चेंज होती है ना तो उल्टे सपने आना आम बात है और शायद तेरे साथ भी यही हुआ है। अब काम कर, अपने कमरे में जाकर सो जा। रात बहुत हो गई है और तू भी थक गई है, इसलिए सब सो जाते हैं। ये सब दीप्ति के साथ पहली बार हुआ था, इसलिए सब उसके मन का वहम बोलकर बात को टाल देते हैं। ऐसे ही विहान अगली सुबह ऑफिस चला जाता है। दीप्ति और उसकी सास दोनों घर पर थे। दीप्ति घर में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास दीप्ति को आवाज लगाती है। दीप्ति को उसकी सास की आवाज सुनाई नहीं देती। अरे बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, चाय पीने का भी मन कर रहा है। कब से बहू को आवाज लगा रही हूँ, इसे सुनाई नहीं देता है। लगता है कि कमरे में बैठे बैठे चाय बनाना पड़ेगा। सास अपने लंबे हाथों से रसोई में खुद चाय बनाने लगती है। अचानक से दीप्ति की नजर फिर से उस लंबे हाथों पर जाती है। लंबे हाथ देखकर दीप्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या अजीब आफत है ये। लगता है फिर से मेरे लंबे हाथ देख लिए। इसने जब से घर में आई है ना, अब मैं सुकून से ना अपना कोई काम कर पा रही हूँ। हमेशा चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके मुंह में ना कपड़ा डालना पड़ेगा। सास कमरे से बाहर आती है और बोलती है, क्या हो गया बहू, क्यों चिल्लाने लग गई? अब सब ठीक तो है? माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। मुझे बार बार वे लंबे हाथ दिखाई देते हैं। माँ जी, ये सब क्या है? बहू, मेरे पास अब इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। अरे, मैं भी तो काफी समय से इस घर में रह रही हूँ। आज तक तो मुझे ये लंबे हाथ दिखाई नहीं दिए। जब से तू इस घर में आई है तब से तो हमारे घर में लंबे हाथों की बातचीत चल रही है, क्योंकि उस लंबे हाथ को मैंने ही देखा है। वे मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई चुड़ैल है और वे मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। देख बहू, इन सब पर ध्यान मत दे और चुपचाप घर का काम कर। परेशान कर रखा है तूने हमें। तेरे अलावा भी इस घर में और लोग रहते हैं। अगर कोई चुड़ैल होती तो वे बाकी लोगों को भी परेशान करती, सिर्फ तुझे ही। ऐसे ही समय बीत जाता है। दीप्ति को बार बार वह लंबे हाथ दिखाई देते। दरअसल सास अपने लंबे हाथों की मदद से अपना छोटा मोटा काम कर दिया करती, लेकिन जब भी दीप्ति की नजर उस लंबे हाथ पर जाती, वह बेचारी बहुत बुरी तरह से डर जाती। धीरे धीरे दीप्ति की तबीयत खराब होने लगती है। उसके मन में अब चुड़ैल का वहम बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसके ससुराल में चुड़ैल है जिसके लंबे लंबे हाथ है। ऐसे ही रात के करीबन 2 बजे सास छत पर जाती है और लंबे हाथ किए जो कि थोड़े जल में थे, उन हाथों को आसमान में किए हुए देखती हुई बोलती है, हे भगवान, अब तो मुझे मुक्त कर दो इस शराब से। और कितनी सजा दोगे आप?
मुझे मेरे इन लंबे हाथ के कारण मेरी बहू की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती जा रही है। उसके मन में वह बैठ चुका है कि इस घर में कोई ना कोई चुड़ैल है। मेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे श्राप मुक्त कर दो प्रभु। मेरी बहू की तबीयत दिन प्रतिदिन मेरी वजह से खराब हो रही है। अगर मुझे मारना है तो एक ही बार मार दो। मेरी वजह से कोई तिल तिल मर रहा है, ये मुझे देखा नहीं जा रहा। तभी वहाँ विहान और दीप्ति आ जाते हैं और सास के लंबे हाथ के बारे में दीप्ति और विहान को पता लग जाता है। जिसके बाद विहान अपनी माँ से बोलता है, माँ ये सब क्या है? आपके इतने लंबे हाथ, आपकी वजह से दीप्ति की कितनी तबीयत खराब हो गई है और आपके इतने लंबे हाथ कैसे हुए माँ? और आज तक मुझे कभी इस बारे में पता क्यों नहीं लगा? बेटा मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। दरअसल ये जो लंबे हाथ है ना, ये सब कुछ मेरे कर्मों का नतीजा है। मुझे भगवान ने श्राप दिया है। ये उन दिनों की बात है जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी। मैं हमेशा अपनी सास को परेशान करती थी। अपने इन्हीं हाथों से अपनी सास को मारा पीटा करती थी। मेरी सास देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। जिस दिन मैंने अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का मारा, उस दिन देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने मुझे ये लंबे हाथ और जले हाथ होने का श्राप दे दिया। तब से लेकर आज तक मैं परेशान हूँ और इस श्राप का कोई छुटकारा नहीं मिला मुझे। माँ जी, मैं भी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हमेशा उनकी पूजा पाठ करती हूँ और मैं आपके लिए उनसे प्रार्थना करूंगी कि आपको श्राप मुक्त कर दे। मैं बचपन से उनकी पूजा करती हूँ और मुझे विश्वास है वे जरूर सुनेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। दीप्ति देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह देवी माँ से प्रार्थना करने लगती है और अपनी सास को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पाठ करती है। दीप्ति और उसकी सास दोनों अब मिलकर देवी माँ की खूब पूजा पाठ किया करते और दीप्ति अपनी सास को हर अच्छे कर्म में शामिल किया करती। धीरे धीरे सास अपनी बहू के साथ मिलकर गरीबों में दान किया करती, जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करती। धीरे धीरे देवी माँ प्रसन्न हो जाती है और दीप्ति की सास को श्राप मुक्त कर देती है। सीमा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पति के जाने के बाद सीमा अकेले ही अपने पूरे परिवार को चलाया करती थी। सीमा रोटी बनाने का काम किया करती थी। दूर दूर से सीमा के पास रोटी बनाने का ऑर्डर आया करता था। उसके आसपास की बहुत सी औरतें भी अपना घर चलाने के लिए रोटी बनाने का ही काम किया करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा रोटी बनाने का ऑर्डर सीमा के ही पास आया करता था। ऐसे ही एक दिन सीमा के घर उसकी पक्की सहेली मीना आती है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करती हैं। तभी सीमा की सास विमला सीमा और मीना के लिए चाय नाश्ता लाती है। ये देख मीना बोलती है, अरे वाह सीमा, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तेरे लिए और मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही है। अभी इनकी जगह ना मेरी सास होती, वो उल्टा मुझे दो चार सुनाने लग जाती और मेरी तो बेइज्जती कर देती। सच में तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी सास मिली। हाँ, किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसी सास मिली। अरे सच बताऊं तो सास नहीं बल्कि माँ है। मेरी हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर ये आज मुझे सपोर्ट नहीं करी होती ना, तो शायद मैं रोटी बनाने का ऑर्डर भी ठीक से पूरा नहीं कर पाती। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, शाम को मार्केट चलते हैं। मुझे ना एक नया बेलन लेना है, तो तू भी ले लेना अपने लिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मेरे पास जो बेलन है मैं इसी से काम चला लूंगी, क्योंकि ये मेरा लकी बेलन है। बहुत समय से मैं इसी से काम कर रही हूँ और वैसे भी इसमें मेरा हाथ सेट हो चुका है। बहुत जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती हूँ इससे मैं। एक काम कर, तू मेरे साथ मार्केट चल ले। तुझे बेलन लेना है तो तू ले लो, मुझे थोड़ी सब्जी लेना है। इतना बोलकर सीमा और मीना दोनों मार्केट की तरफ निकल जाती हैं। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सीमा को रोकते हुए उनसे बोलता है, अरे सीमा बहन, अभी हम तुम्हारे घर ही जा रहे थे। वो दरअसल बात ये है कि कल ना हमारे होटल में 500 रोटियों की जरूरत है। अगर तुम हमारा ऑर्डर कल पूरा कर दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। हर कोई तुम्हारे हाथ की बनी रोटी ही मांगता है। लेकिन भाई साहब, कल तो मैंने किसी और का ऑर्डर ले रखा है। मेरे पास समय नहीं, आप किसी और से करवा लीजिएगा। अरे भाई साहब, मैं भी रोटियां बनाने का काम करती हूँ। अब मुझे ऑर्डर दे दो ना, अच्छी रोटियां बनाती हूँ मैं भी। माफ करना बहन जी, हम सीमा बहन जी से ही रोटियां बनवाएंगे। दरअसल हर कोई इनके हाथ की बनी रोटियां ही मांगता है। सीमा बहन,
भगवान के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकालिए। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए कल 500 रोटियां तैयार कर दूंगी। हर कोई सीमा को ही ऑर्डर देता। ये सब देखकर मीना को मन ही मन सीमा से जलन होने लगती है, लेकिन अब वो कर भी कह सकती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो आदमी मीना के घर जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, आप रोटी बनाने का काम करती हैं क्या? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ। कोई ऑर्डर है क्या आपके पास? हाँ बहन जी, 1000 रोटियों का ऑर्डर है। और बहन जी सच बताऊं तो हर कोई आपके हाथ की बनी हुई रोटियों की तारीफ करता है। मेरे हाथ की बनी हुई रोटियां? कहीं ये आदमी गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन मुझे क्या, मैं इससे ये बात पूछूंगी तो कहीं ये मुझे ऑर्डर देने से मना ही ना कर दे। एक काम करती हूँ, हाँ में हाँ मिलाकर ना ऑर्डर ले लेती हूँ इससे। हाँ भाई साहब, वो तो है। आपका ही नाम सीमा है ना? हाँ भाई साहब, मैं रोटियां बनाने का काम करती हूँ और मेरा नाम सीमा नहीं बल्कि मीना है, और मैं ना उससे बेहतर रोटियां बनाती हूँ। आप एक बार मेरे हाथ की रोटियां खाकर तो देखो। अरे आप सीमा नहीं है, माफ करना बहन जी, मैं गलत घर में आ गया। सीमा का घर कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मुझे सीमा को भी ऑर्डर देना है। दरअसल इस गांव में सिर्फ एक सीमा ही है जो अच्छी रोटियां बनाती है। उसके हाथ की बनी रोटियां खाकर हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर कोई कस्टमर यही कहता है कि आपके होटल में सीमा के हाथ की रोटियां होनी चाहिए। ये सुनकर मीना गुस्से से दरवाजा उस आदमी के मुंह पर ही बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। बहुत हो गया, इस सीमा की वजह से ना मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। कोई भी मुझे ऑर्डर देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे हर कोई सीमा 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 करता रहता है। अगर ये सीमा यहाँ रही ना तो मेरा काम तो कभी ठीक से नहीं चलेगा। कोई मुझे नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि जो भी थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना ठान लेती है कि वो कुछ तो ऐसा करके ही रहेगी जिससे लोग सीमा को ऑर्डर देना बंद कर दे। ऐसे ही एक दिन मीना बिना बताए सीमा के घर जाती है और वो देखती है कि सीमा अपने बेलन की पूजा कर रही थी। ये देखकर मीना को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये सब क्या है। सीमा उस बेलन की पूजा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण करती है, जिससे फटाफट बहुत सारी रोटियां बनना शुरू हो जाती है। ये देखकर मीना समझ जाती है कि जरूर ये बेलन एक जादुई बेलन है। मीना बिना कुछ कहे वहां से घर आ जाती है और उस बेलन को चुराने का योजना बनाते हुए खुद से कहती है, अब पता चला मुझे कि आखिर क्या मांझ रहा है। ये जादुई बेलन की मदद से तरक्की कर रही है महारानी। अच्छा, इसका जब ये जादुई बेलन छिन जाएगा ना तब पता चलेगा इसे। जब सड़क पर आकर भीख मांगेगी ना तब अकल आएगी कैसे इसने परेशान किया है मुझे। इसकी असली औकात तो इसे दिखानी पड़ेगी। ये काम तो मुझे आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना ये सीमा इसी तरह से मेरा रास्ता काटती रहेगी। बहुत हो गया, बहुत सहली लोगों की जिल्लत। अब मैं भी बहुत सारी रोटियां बनाऊंगी। ऐसे ही रात के 2 बजे मीना किसी तरह से सीमा के घर में घुस जाती है और उसका जादुई बेलन चुरा कर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह जब सीमा उठती है तो वो अपना बेलन ढूंढती है रोटी बनाने के लिए, लेकिन उसे कहीं भी उसका बेलन नजर नहीं आ रहा था। बहुत बुरी तरह से वो रोने लगती है। तभी उसे एक ख्याल आता है। फ्लैशबैक। दरअसल सीमा को बहुत पहले ये जादुई बेलन एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उस बूढ़ी औरत ने सीमा को जादुई बेलन देते हुए उसे कहा था, जादुई बेलन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनाने में ही करना, और हाँ, कभी भी जादुई बेलन की मदद से किसी को नुकसान मत पहुंचाना। और हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति इस जादुई बेलन को गलत इरादे से चुराने की कोशिश करेगा उसे इसका डंडा अवश्य मिलेगा। उसका आधा शरीर बेलन का बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कोई भी इसकी सच्चाई ना जाने, वरना सच्चाई जानने के बाद हर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा। वैसे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो खुद पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैशबैक आउट। सीमा भागते हुए अपने आसपास के घरों में जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर किसने उसका जादुई बेलन चुराया। थोड़ी देर बाद सीमा मीना के घर के आसपास जाती है और वो देखती है कि मीना का आधा शरीर बेलन का बन चुका है। मीना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी मीना को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो सीमा से माफी मांगते हुए उससे बोलती है। सीमा, मैंने तुम्हारा जादुई बेलन चुराया था और कहीं ना कहीं ये चोरी करने का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान, मुझे पहले जैसा कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा। इस तरह से मीना सीमा से माफी मांगती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद मीना समझ जाती है कि जलन और ईर्ष्या की भावना रखने से खुद का ही नुकसान होता है।